हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने शैव एवं महागवत धर्म को देखा था, साथ ही 16 महाजनपदों को भी देखा था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं मौर्य साम्राज्य और इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा वृहद स्तर पर केंद्रित प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का एक अन्य नाम विष्णुगुप्त था, साथ ही कौटिल्य भी कहा जाता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? सेंड्रोकोटस नाम से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान विलियम जॉनसन ने किया था। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किस ग्रंथ में हुआ है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन विशाखादत्त में हुआ है, जिसके लेखक मुद्रा राक्षस हैं। आगे नोट दिया हुआ है कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों से संबंधित पुस्तक है, जिसमें मुख्य रूप से राजनीतिक एवं आर्थिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। तो अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य हैं या विष्णुगुप्त हैं। अगला प्रश्न है बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान कहाँ स्थित था? बुलंदी बाग नामक प्राचीन स्थान पाटलिपुत्र में स्थित था। अगला प्रश्न है मेकियावेली के प्रसिद्ध ग्रंथ द प्रिंस की तुलना किससे की जा सकती है? तो इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से की जा सकती है। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्यतः किससे निर्मित था? तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो लकड़ी से निर्मित था, जिसका दूसरा नाम राजप्रसाद भी था। अगला प्रश्न है शल्यूकस, जिसे अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकोटर को पराजित किया था। आगे नोट है बिंदुसार ने मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार में सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुएं मांगी थी, जिसमें पहला था मीठी मदिरा, दूसरा सूखी अंजीर तथा एक दार्शनिक की मांग की गई थी, जिसमें सीरिया के शासक एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर बिंदुसार के पास शेष 2 चीज़ों को भेजा था, यानी कि मदिरा और सूखी अंजीर भेजा, लेकिन दार्शनिक नहीं भेजा था। अगला प्रश्न है कुम्हरार नामक स्थल से किस प्राचीन नगर के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हरार नामक स्थल से पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? तो सम्राट अशोक ने त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना किया था। अगला प्रश्न है सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य भी कहा जाता है, और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किसने किया है? तो इसका उल्लेख जस्टिन ने किया है। अगला प्रश्न है मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को किस शासक ने पहली बार जीता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार जीता था। आगे हम लोग देखेंगे मौर्यकालीन तीर्थ। मौर्यकालीन तीर्थ या उसे अधिकारी कहा जाता था। मौर्यकाल में सबसे उच्च स्तर के अधिकारी तीर्थ कहे जाते थे। अर्थशास्त्र के अनुसार इनकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र के लेखक विष्णुगुप्त थे, जिन्हें कौटिल्य या चाणक्य भी कहा जाता था। तो चलिए हम लोग देखते हैं तीर्थ या अधिकारी और उनसे संबंधित विभाग या कार्य को। तो पहला जो था ये था मंत्री या इसे पुरोहित कहा जाता था। ये होते थे प्रधानमंत्री तथा प्रमुख अधिकारी थे। दूसरा था युवराज ये राजा का उत्तराधिकारी होता था। तीसरा था सन्निधाता, ये राजकीय कोषागार का प्रधान अधिकारी, इसे कोषाध्यक्ष भी कहा जाता था। चौथा था समाहर्ता को राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी या वित्त मंत्री, कर संग्राहक भी कहा जाता था। पांचवा मंत्री परिषदाध्यक्ष, ये मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता था। छठा प्रदेष्टा, ये फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश या कमिश्नर होता था। सातवां व्यावहारिक, ये दीवानी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता था। आठवां था नायक, ये सेना का संचालक, नगर का अध्यक्ष होता था। 9वां है सेनापति,
सेनापति सेना का अध्यक्ष या सर्वोच्च सैन्य कमांडर होता था। 10वां है अंतर्वर्षिक, ये सम्राट का अंगरक्षक और सेना का प्रधान अधिकारी होता था। 11वां है कर्मांतिक। कर्मांतिक जो है उद्योग धंधे एवं कारखानों का प्रधान निरीक्षक या अध्यक्ष होता था। 12वां है प्रशासता, ये राजकीय आज्ञा को लिपिबद्ध करने तथा राजकोषीय दस्तावेजों को सुरक्षित रखने वाला अधिकारी था। 13वां है दंडपाल। दंडपाल यह सैन्य विभाग का सामग्री प्रबंध करने वाला प्रमुख अधिकारी था। 14वां है दुर्गपाल, ये देश के भीतरी दुर्ग का प्रबंधक था। 15वां है अंतपाल, ये सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक था। 16वां है आटविक, ये वन विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। 17वां है दोवारिक, ये राजमहल का प्रबंध व देख रेख करने वाला प्रधान अधिकारी था। और 18वां है नागरक, नगर का सर्वोच्च अधिकारी नागरक कहलाता था। आगे प्रश्न है कि मौर्यकालीन अधिकारी पैतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य क्या था। पैतवाध्यक्ष का मुख्य कार्य था मापतौल का। आगे नोट दिया हुआ है गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उद्गोलम, इन 4 अभिलेखों में अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख मिलता है। तो अशोक के वास्तविक नाम का उल्लेख गुर्जरा, मास्की, नेट्टूर एवं उद्गेलम अभिलेख में मिलता है। अगला प्रश्न है किस मौर्य दक्कन की विजय शासक ने प्राप्त की थी। तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है कि यह किस अभिलेख से प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। तो इसका प्रमाण होता है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव पश्चिम भारत पर भी था। आगे नोट है चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम दिनों में सरवन बेलगोला चले गए, जहां उन्होंने जैन विधि से अर्थात उपवास विधि या सलेखना विधि के द्वारा प्राण त्याग दिए थे। आगे प्रश्न है कि मगध साम्राज्य में रज्जुक किसे कहा गया है। तो मगध साम्राज्य में रज्जुक भूमि मापक अधिकारी को कहा जाता था। अगला प्रश्न है ब्राह्मी लिपि के प्रथम पहचान किस पर उत्कीर्ण अक्षरों से की गई है। तो ब्राह्मी लिपि की प्रथम पहचान पत्थर की पट्टियों पर उत्कीर्ण लिपि से की गई है। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक का शिलालेख शाहबाजगढ़ी से प्राप्त हुआ है, यह स्थान कहाँ स्थित है। शाहबाजगढ़ी पेशावर पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है। तो इसका उत्तर है प्राकृत। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा प्राकृत है। आगे हम लोग देखेंगे अशोक के अभिलेखों के खोजकर्ता और किस वर्ष इनकी खोज हुई थी। तो हम लोग इसमें देखते हैं अशोक के शिलालेख, खोजकर्ता और वर्ष। सबसे पहला है धौली अभिलेख। धौली अभिलेख का खोज किट्टो ने किया था और यह 1837 ईस्वी में किया था। दूसरा है भाब्रू शिलालेख, इसके खोजकर्ता कैप्टन बर्ट हैं और यह 1840 ईस्वी में खोजे थे। तीसरा है बराबर व नागा जुर्न की गुफा, इसके खोजकर्ता हैरिंगटन है और इसकी खोज 1785 ईस्वी में हुई थी। अगला है दिल्ली टोपड़ा अभिलेख, इसके खोजकर्ता हैं कैप्टन पोलियर और इन्होंने इसकी खोज 1785 ईस्वी में किया था। अगला है दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख, इसकी खोज पेड्रो टिफेंथलर ने किया था 1750 ईस्वी में। अगला है मानसेहरा अभिलेख, इनकी खोज कैप्टन ले ने 1889 ईस्वी में किया था। अगला है कालसी शिलालेख, इनकी खोज जॉन फॉरेस्ट ने 1860 ईस्वी में किया था। अगला है रुमिन देई, इनका खोज फिहरर ने 1896 ईस्वी में किया था। अगला है जोगढ़ अभिलेख, इनकी खोज सर वाल्टर इलियट ने 1850 ईस्वी में किया था। अगला है गिरनार शिलालेख, इनकी खोज लेफ्टिनेंट कर्नल टाड ने किया था 1822 ईस्वी में। अगला अभिलेख है शाहबाजगढ़ी अभिलेख, इसकी खोजकर्ता एक फ्रांसीसी अधिकारी थे और इनकी खोज 1836 ईस्वी में हुई थी। अगला है इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख, इसके खोजकर्ता टी.एस. बर्ट हैं और इसकी खोज 1834 ईस्वी में हुई थी। अगला है मास्की अभिलेख, इसके खोजकर्ता बीडेन हैं और इसकी खोज 1915 ईस्वी में हुई थी। अगला है निगाली सागर, इसके खोजकर्ता फिहरर हैं और इसकी खोज 1895 ईस्वी में हुई थी।
आगे है रामपुरवा, इसके खोजकर्ता क्लाइल हैं और इसकी खोज 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला है सारनाथ स्तंभ, इसकी खोज ऑरेल स्टाइन ने 1905 ईस्वी में किया था। आगे प्रश्न है अशोक ने बौद्ध होने के बाद भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण किससे मिलता है? इसका प्रमाण देवानाम पियसी पियदस्सी, देवों का प्यारा उपनाम से मिलता है। अगला प्रश्न है प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता किस स्थान से चला है? तो इसका उत्तर होगा श्रीलंका स्थित अनुराधापुर से। अगला प्रश्न है कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? सारनाथ स्तंभ का निर्माण अशोक ने कराया था। अगला प्रश्न है भारतीय उपमहाद्वीप का प्रथम शासक कौन सा था जिसने अभिलेखों के माध्यम से शासनादेश जारी किया? तो ये अशोक थे। अशोक अभिलेखों के माध्यम से शासन का आदेश जारी। वह कौन सा स्तंभ है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो इसका उत्तर होगा भाबरू स्तंभ, राजस्थान। इसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। आगे नोट है कि ब्राह्मी लिपि में लिखे अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता मिली थी। तो अशोक के शिलालेखों को सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अगला प्रश्न है कि अशोक के किस अभिलेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है? तो इसकी सूचना अशोक के 5वें बृहद शिलालेख से धम्म महामात्रों की नियुक्ति की सूचना मिलती है। अगला प्रश्न है कि गुर्जरा लघु शिलालेख कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अगला प्रश्न है मौर्य काल में भूमि कर, जो कि राज्य की आय का मुख्य स्रोत था, किस अधिकारी द्वारा एकत्रित किया जाता था? तो भूमि कर सीता अध्यक्ष के द्वारा एकत्रित किया जाता था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश स्थित सांची के स्तूप का निर्माण किस मौर्य शासक ने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। आगे नोट है कि मौर्य राजवंश के शासकों को सुदूर देशों जैसे कि सीरिया एवं मिस्र के साथ राजकीय संबंध थे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में सम्राट अशोक के शिलालेखों की एक प्रति किस स्थान से प्राप्त हुई? तो ये कालसी से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। आगे हम लोग देखेंगे अधिकारी और उनका विभाग। सीता अध्यक्ष जो है ये कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। अकाराध्यक्ष ये खानों का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष ये मुद्रा विभाग का प्रधान होता था। शुल्काध्यक्ष ये व्यापारिक कर का प्रधान होता था। मुद्राध्यक्ष ये पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष ये व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। आगे नोट है मौर्य काल में व्यापारियों के संगठन को समभूत या समुत्थान और समव्यावहारिक तथा व्यापारियों के नेता को सार्थवाह कहा जाता था। अगला प्रश्न है गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया है? तो गुप्तचर व्यवस्था का प्रथम विस्तृत वर्णन अर्थशास्त्र में किया गया है। अगला प्रश्न है मौर्य काल की किस पुस्तक में जहाज निर्माण व नाविक गतिविधियों का वर्णन है? तो इंडिका जिसके लेखक मेगास्थनीज हैं, इसमें नाविक गतिविधियों का वर्णन और इसके निर्माण के बारे में बताया गया है। अगला प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में किस धर्म का अनुयायी हो गया था? तो जैन धर्म का। चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में जैन धर्म का अनुयायी हो गया था। अगला प्रश्न है कि कौन सा स्थान मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। अगला प्रश्न है गांव के शासन को स्वायत्त शासी पंचायतों के माध्यम से संचालित करने की व्यवस्था का सूत्रपात किस वंश ने किया था? तो इसका उत्तर होगा मौर्य वंश ने। आगे नोट है मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तिका इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? तो अशोक का समकालीन तुर्मय मिस्र का राजा था। आगे नोट है कि मिस्र के शासक 288 से 246 ईसा पूर्व टॉलमी फिलाडेल्फस के साथ अशोक के राजनयिक संबंध थे, संभवतः इसी को तुर्मय कहा गया है। आगे प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख किस अभिलेख में किया गया है?
तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का एक साथ उल्लेख महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में किया गया है। आगे है, भाग एवं बलि किसके प्रमुख स्रोत थे? भाग एवं बलि राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। अगला प्रश्न है, गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो गिरनार क्षेत्र में झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। आगे नोट है, कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कोरुवाकू द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। तो कौशाम्बी के अभिलेख में अशोक की रानी कोरुवाकू के दान की चर्चा है, इसलिए इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत के किस ग्रंथ में पति द्वारा परित्यक्त पत्नी के लिए विवाह विच्छेद की अनुमति दी गई है? तो इसका उत्तर होगा अर्थशास्त्र में। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय और क्षत्रियों का वर्णन है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेखों से किस दक्षिणी राज्य के अतिरिक्त सभी दक्षिणी राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो सातवाहन इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अंतिम मौर्य सम्राट बृहदत्त था। अगला प्रश्न है, मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है? तो मौर्यों की जल संसाधन व्यवस्था की जानकारी रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख से होता है। अगला प्रश्न है, अशोक का समकालीन मिस्र का राजा कौन था? अशोक के समकालीन मिस्र का राजा अलेक्जेंडर था। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस निकेटर जिससे चंद्रगुप्त ने अफगानिस्तान प्राप्त किया था वह कहाँ का शासक था? तो सेल्यूकस निकेटर सीरिया बेबीलोन का शासक था। अगला प्रश्न, अशोक के पश्चात देवानाम पिया की उपाधि किसने धारण की? तो अशोक के पश्चात देवनाम पिया की उपाधि दशरथ ने धारण की थी। अगला प्रश्न है, अगला है, अशोक की उपाधि देखेंगे और ये स्रोत देखेंगे। तो अशोक की उपाधि, अशोक नाम जो है ये मास्की लघु शिलालेख में वर्णित है। दूसरा है देव नाम प्रियसी, ये अशोक राजा, यह गुर्जला लघु शिलालेख में वर्णित है। आगे है अशोक मौर्य, इसका वर्णन रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में है। आगे है पियदस्सी राजा, इसका वर्णन बराबर गुहा लेख में है। आगे है पियदस्सी राजा मगध, इसका वर्णन भाबरू बैराट लघु शिलालेख में है। आगे है पियदस्सी राजा कंधार बृहद शिलालेख दीपवंश और महावंश में है। आगे है अशोक वर्धन, इसका वर्णन पुराण में है। राजा अशोक, इसका वर्णन नेट्टूर लघु शिलालेख में है। आगे है राजा अशोक देवनाम पिय, इसका वर्णन उगदोलम लघु शिलालेख में है। अगला प्रश्न है, अशोक ने अपने पिता बिंदुसार के शासन काल में किस क्षेत्र में विद्रोह का दमन किया? तो अशोक अपने पिता के शासनकाल में तक्षशिला के विद्रोह का दमन किया था। अगला प्रश्न है, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित व्यवस्था किए बिना भिक्षु बनने वालों को किसने दंड का प्रावधान किया था? तो इसका उत्तर होगा कौटिल्य या चाणक्य। अगला प्रश्न है, खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? खरोष्ठी लिपि की उत्पत्ति आरमाइक भाषा से हुई है। अगला प्रश्न है, कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, मौर्य के पश्चात भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर किसका अधिकार हुआ? तो मौर्य के पश्चात भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर बैक्टीरियन शासकों का अधिकार हुआ। अगला प्रश्न है कि मौर्य शासन व्यवस्था में रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो रूपदर्शक नामक अधिकारी का कार्य था सिक्कों का परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, वह मौर्य राजा जो अमित्रघात के नाम से जाना जाता था वह था बिंदुसार। बिंदुसार अमित्रघात के नाम से जाना जाता था। आगे हम लोग देखेंगे मौर्य काल की मुद्रा। तो मौर्य काल में दो तरह की मुद्राएं चलती थी, एक चांदी के सिक्के, दूसरा तांबे के सिक्के। चांदी के सिक्के 4 प्रकार के होते थे और तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के होते थे। तो चांदी के 4 प्रकार के जो सिक्के हैं उनके नाम हैं पन, दूसरा है अर्धपर्ण, तीसरा है पाद और चौथा है अष्टभाग। उसी तरह तांबे के सिक्के भी 4 प्रकार के होते थे। पहला का नाम था मासक, दूसरा का अर्धमासक, तीसरा काकनी, चौथा अर्धकाकनी। आगे नोट दिया हुआ है, अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व पर
कलिंग पर आक्रमण कर उस पर विजय प्राप्त कर लिया था। अशोक राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण किया और उस पर विजय प्राप्त कर लिया। धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।